अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बात करनी है। बहुत सारे मामलात हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में हैं और कुछ मुश्किल में। शुगर स्कैंडल जिसका बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र रहा मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर और मुख्तलिफ हवालों पर, इस पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन अब पेशियाँ भुगत रहे हैं और जहांगीर तरीन जब पेशियाँ भुगत रहे हैं तो एक अजीब सी चीज़ सामने आई और वो है तहरीक इंसाफ के वो अरकान असम्बली जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। क्या ये वही अरकान असम्बली हैं जो जहाज़ में जहांगीर तरीन के साथ तहरीक इंसाफ में आए थे, या फिर कुछ अलग लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन को पर्सनली पसंद करते हैं और शायद समझते हैं कि जहांगीर तरीन का तहरीक इंसाफ के टॉप ऑर्डर पे होना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बात करेंगे और NA-75 डस्का के इलेक्शन पर भी बात करेंगे। एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इससे पहले ज़िमनी इंतखाब हुआ जिस पर बहुत सारी मुतनाज़िर चीज़ें सामने आई और फिर वो रोक दिया गया। वो इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया कि दोबारा इलेक्शन होगा। फिर ये मामला अदालत गया, अदालत से भी हुक्म आ गया, लेकिन आज इलेक्शन हुआ और बहुत सारी चीज़ें इस पर भी बात करने वाली। इसके बाद ज़रा दूसरे हिस्से में अपने प्रोग्राम की बात करेंगे। कोरोना पर 10% के करीब कोरोना के केसेस बढ़ने का जो शरह है वो तेज़ी से पाकिस्तान में फैली है। 100 हलाकतें हैं आज कोरोना के हवाले से, 5वां मुसलसल रोज़ है। एक ख़तरनाक वबा, एक ख़तरनाक मामला और फिर SOPs जिसके अमल दरामद का हुकूमत बारहा जिक्र कर रही है। क्या हम लोग वो अपनाने पर तैयार हैं? फिर कोरोना की वैक्सीन जिस पर अदम एतमाद क्यों कर रहे हैं लोग? क्या गैर ज़रूरी बात है ये बात करना? क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और अगर है तो फिर आप लोग क्यों नहीं लगवा रहे? और डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले ज़रा बात होगी पॉलिटिकल मामलात पर। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन, NA-75 और फिर ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान में और बहुत सारे मामलात जो जुड़े, जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, इस पर बात करेंगे। राना अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स पे। राना अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, NA-75 डस्का वाला मामला आपके सामने है, सारा कुछ आपने बेहतर तरीके से देखा हुआ है, ख़ुद अपने प्रोग्राम्स में भी इस पर बात कर चुके हैं आप 12 बार। सर, क्या मामला है? क्या गवर्नमेंट की कहीं कोताही रही और गवर्नमेंट की कोताही की वजह से कोई फ़ायदा हो सकता है, एज हो सकता है नून लीग को इस मामले में? खैर, इस पर जो भी बात करें, लेकिन ये एक रिवायती सी सीट है जो काफ़ी अरसे से नून लीग के पास है। नौशीन इफ्तिखार साहबा के शौहर भी इसी सीट से जीतते हुए भी आ रहे हैं। देखें जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये वो नशिस्त है जहां से मुस्लिम लीग नून जो है जिसको भी खड़ा करती वो इलेक्शन जीत जाता। लेकिन इस वक्त आज की सूरत, जिस वक्त ये पोलिंग खत्म हुई है, पोलिंग खत्म होने के बाद टर्न आउट देखें तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी एक अच्छी चीज नहीं है, बल्कि उनके लिए खौफजदा होने की चीज है कि आज का टर्न आउट ना होने के बराबर रहा है। बहुत से पोलिंग स्टेशन जहां पर अगर 1225 वोट थे तो वहां से 300 या 200 वोट कास्ट हुए हैं, किसी जगह पे 300 वोट कास्ट हुए हैं। यही अगर रिजल्ट अगर यही रेशो आप देखते हैं, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, जो जिसे मुलतवी करने के बाद दोबारा, जिसका रिजल्ट खत्म करने के बाद दोबारा ये इलेक्शन करवाया गया, तो वहां पर उस वक्त में 800 900 इस हिसाब से वोट कास्ट हुए थे। अगर वोटों की रेशो कम रहती है, वोट कम कास्ट होते हैं, तो उसका फायदा तहरीक इंसाफ को है, और अगर वोट ज्यादा कास्ट होते हैं तो उसका फायदा जो है मुस्लिम लीग नून को है। आज आपने देखा कि नौशीन इफ्तिखार का एक जो मैसेज चला कि खुदारा घरों से बाहर निकलेंगे तो हम जीतेंगे, उस पर मरियम ने एक ट्वीट किया, मरियम बीबी ने, जिसपे उन्होंने कहा कि आप शेरों निकलो, घरों से बाहर निकलो, वोट कास्ट करो। ये उस वक्त होता है जिस वक्त आप देखते हैं कि आपका वोटर नहीं निकला, क्योंकि ये वो हल्का है जिसमें कुछ हिस्सा शहर है और कुछ हिस्सा देहात पे है। जो देहात है वहां पर एक पोलिंग स्टेशन के अलावा बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो जाती हैसियत से हमेशा इलेक्शन जीता है। शहर के हल्के में हमेशा मुस्लिम लीग नून जो है इसके लोग जीते हैं। और आज दूसरी जो चीज है, मुस्लिम लीग नून को सिर्फ एक ही बेनिफिट मिल सकता है कि खवातीन के वोट ज्यादा कास्ट हुए हैं, और खवातीन महंगाई की वजह से तंग है, घरों में बैठ के हुकूमत को बदबू देती है, तो ये एक एज मिल सकता है। लेकिन ये डस्का ठीक है, ये क्या हो सकता है? राना साहब, जरा जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर। कुछ अरकान कौमी असम्बली उनके साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है। अक्सर लोगों का सवाल ये है कि क्या कोई अदम एतमाद वाला मामला हो सकता है दोबारा, या फिर जहांगीर तरीन का फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है? ये सारे सवाल एक तरफ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अदम एतमाद वाले मामले की तरफ जाएं या फॉरवर्ड ब्लॉक? क्या जहांगीर तरीन साहब ये कर सकते हैं? ये आपका एक बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कर सकते हैं,
देखें, जहांगीर तरीन जो है वो 1 साल से राहें जुदा कर चुके हैं इमरान खान से, लेकिन अब एक रस्मन ऐसा मामला चल रहा था कि जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जरूर थे, राब्ते में जरूर थे, लेकिन वो इत्मीनान नहीं था जो पहले दिन से था। अब कुछ दिन से जहांगीर तरीन जो है उनको कुछ अर्सा पहले जब वो लंदन से वापस आए थे, इनके एक मुश्तरका दोस्त ने इनको यकीन दहानी कराई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और ये पाकिस्तान में आके फिर दोबारा तहरीक इंसाफ में इन हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है जहांगीर तरीन की जो मुखालफत है वो खास के साथ साथ मुल्तान से तलक रखने वाली अहम शख्सियत शाह महमूद कुरैशी भी कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अब जहांगीर तरीन ने जो काम किया है, जो इक़दाम उठाया है, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये अब जाने वाली ही बात है। जहांगीर तरीन जो है वो फैसला कर चुके हैं कि वो अब पार्टी में नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने आज अपने बहुत से करीबी लोग जो हैं उनको इकट्ठा किया। करीबी लोगों के साथ साथ अब वो तहरीक इंसाफ की तंजीम के अंदर जो सूमादारान है उनके भी मिलाते हैं। आज अगर आप गौर करें तो राशिद रियाज और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकायदा तहरीक इंसाफ की तंजीम के जुम्मेदारान हैं, वो आज बिल्कुल मौजूद के साथ तारीन साहब के आज लाहौर शहर में बैनर लग गए हैं कि मैं हूं पीटीआई और मैं हूं जहांगीर तरीन। मुख्तलिफ लोगों के वो जो पीटीआई के वो वर्कर थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि इब्तदाई टीम थी। अब इस सूरत हाल में जो हमें नजर आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो इंतजार करेंगे कुछ अरसे के लिए। आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, वफाक में वो तब्दीली नहीं ला सकते। वफाक में अदम एतमाद की तहरीक 6 माह का अरसा होगा और 6 माह के बाद बहुत सी चीजें बहुत सी जगहों पे मैनेज हो जाएंगी। जहांगीर तरीन सिर्फ मैटर करते हैं पंजाब के लिए, और पंजाब में भी वो मैटर करते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं। ये जो बड़े बड़े हमारे बड़े सीनियर तजियाकार 2 दिन से 3 दिन से एक शोर कर रहे हैं कि शायद जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे और पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास बहुत कम वोट है, वो तब्दीली मुमकिन नहीं है। जहांगीर तरीन के पास 30 से 35 वोट पंजाब में, उससे तब्दीली नहीं आएगी। वफाक में जहांगीर तरीन के पास 13 वोट है, जो मैं आपको तादाद बता रहा हूं, आने वाले आपके सामने आ जाएगी। 13 वोट है, 13 वोट पीपल्स पार्टी लेके अगर तब्दीली की तरफ जाती है फिर भी नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी वफाक में उसी सूरत पे तब्दीली ला सकती है जब मुस्लिम लीग नून उसके साथ हो और मुस्लिम लीग नून आगे। बिल्कुल पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ जो जहांगीर तरीन है उनके कुछ रवाबत जो है वो हो रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक बड़े करीबी ज़राए ने इस बात का कहा कि मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन इनमें बहुत करीबी जो है वो रवाबत हो रहे हैं, और इसमें एक अहम तरीन रोल जो है वो शख्सियत अदा कर रही है जिसकी लाहौर में ही रहायश है। ठीक, जहांगीर तरीन को अजीज है और उनके एक भाई जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर। ये आपने सर एक बड़ी खबर भी दे दी, हमारे लिए भी अच्छी और बड़ी खबर हो गई। एक नए कोई डायनामिक्स आने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर सिचुएशन पर हम बात करते। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा कोरोना पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में अब ज़रा कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, तीसरी लहर और इसके असरात, और फिर पाकिस्तान में जो वैक्सीन दस्तियाब है कितनी कारआमद है और लोगों को कितनी ज़रूरी है वैक्सीन लगवाएं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन की सिचुएशन का पाकिस्तान और ज़्यादा मुतामिल नहीं हो सकता, कारोबारी लिहाज से भी और फिर रोज़गार के लिहाज से भी। लेकिन जो सूरत हाल हमारे लिए इस वक्त पैदा है, क्या ये सूरत हाल हकीकी मानों में बहुत ख़तरनाक है, और अगर है तो क्या कुछ इक़दाम गवर्नमेंट उठा रही है, और फिर हमें खुद बतौर इस मुल्क का शहरी क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो हम लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये बेएहतियाती हो रही है और फिर तमाम शहरी मुश्किल हालात का शिकार भी हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सजाद, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। बहुत शुक्रिया कैसर सजाद साहब, आपने वक्त दिया। सर, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई आज भी 5वां रोज़ है, 100 हलाकतें हुई हैं, क्या मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सर? पहली, दूसरी और लहर से अब ये तीसरी लहर और ज़्यादा डेंजरस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो बहुत बार बार हम ये कह रहे हैं कि जब तक अवाम SOPs को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे और हुकूमत SOPs पे अमल दरामद नहीं करा पाएगी तो ये यकीनन ख़राब होता जाएगा सिचुएशन। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि तकरीबन 3-4 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि जो NCOC की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 100 से ज़्यादा लोग इंतकाल कर रहे हैं और अब 5000 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। ये वो है जो कि रिकॉर्डेड है।
लेकिन जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इस फिगर इससे ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हालात जो है वो कोई अच्छे नहीं जा रहे हैं और ये फिर इंटर सिटी जो है इसका स्प्रेड होने का ज्यादा खतरा है, जो कि ऑलरेडी केपीके में हो चुका है, बलूचिस्तान में हो चुका है। सिंध अल्लाह का शुक्र है कि अभी कुछ सेफ है, यहाँ पे कदरे नंबर ऑफ केसेस मेंटेन है, ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन किसी वक्त भी ये बढ़ सकता है। रमजान करीब है और वो हमें डर है कि खुदा न खास्ता रमजान में लोग जो है वो परेशानी का सामना ना करें। डॉक्टर साहब, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर लोग खुद बड़ा परेशान है। एक कि जो लोग कहते हैं कि हम SOPs पर बहुत ज़्यादा अमल दरामद कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें कि दूसरा ना कर रहा हो तो उससे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या ये मामला जब हम पहली दूसरी लहर का देख रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई कि किसी को अगर कोरोना है, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है तो वो ज़्यादा वुलनरेबल नहीं है, और कभी कहा जा रहा था कि कोरोना है, सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी वुलनरेबल है। ये जो तीसरी लहर है सर, क्या इसमें क्या तब्दीली क्या है, बेसिकली क्या तब्दीली है? देखिए, तब्दीली एज सच तो कोई नहीं है। कोरोना वायरस है, लेकिन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जब ये एक से दूसरे में जाता है तो ये म्यूटेट हो जाता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसके जो स्प्रेड होने की ताकत है वो बढ़ जाता है। और अभी चूंकि जो यूके वेरिएंट जो आया हुआ है, खासकर पंजाब में, चूंकि हमने जो वहां से लोग आते हैं जहाज से, एयरपोर्ट से, तो कोई स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से लोग जहाज से उतरते हैं और अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। तो ये सिलसिला, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बारहा कहती रही है कि एक एंट्री पॉइंट पे सिस्टम रखें जो कि स्क्रीनिंग का सिस्टम हो, और लोगों को वहीं पे, बाहर के मुल्कों में ये सही होता है, आप जब यहाँ से जाते हैं तो होटल के अंदर आप अपने खर्चों पे वो आइसोलेट करते हैं, वहां पे होटल में 14 दिन क्वारंटाइन कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई फॉलो करता है, ना करवाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये जो वेरिएंट है, और खासकर यूके वेरिएंट, इसके अंदर सलाहियत है तकरीबन 75% की, बहुत तेजी से एक में दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 15 लोग एक कमरे के अंदर है, उसमें अगर एक बंदा जो है वो कोरोना वायरस लेके अंदर आ गया है तो वो 15 के 15 जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं बहुत तेजी से। फिर वो 15 जो है वो जहां जहां जाएंगे वो लोगों को लगाएंगे। तो इस स्प्रेड को रोकना है, और ये स्प्रेड जो है ये कोई स्मॉल लॉकडाउन या माइक्रो स्मॉल लॉकडाउन से तो डे वन से हम कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है। यानी हमें एक साथ ये सारे काम करने होंगे, एक साथ इस सर्किल को तोड़ना होगा, और इसके लिए एक साथ मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में कोई ना कोई एक किस्म की पॉलिसी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बताएं, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है वो मुख्तलिफ शक्लों की हैं, फाइजर हो गई, साइनोफार्म हो गई, स्पुतनिक हो गई, या फिर हम कोई और दूसरी देख लें, एस्ट्राजेनेका पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए हैं। तो क्या सर जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि शक्लें तब्दील कर रहा है वायरस, तो क्या उस सब के लिए बेहतर है, इन सब से लड़ने के लिए वो वैक्सीन तैयार है? जी हाँ, जो अब तक जो कोरोना वायरस की जो शेप है वो तो एक ही है, उसके अंदर वेरिएंट्स अलग अलग हैं। तो ये जितने भी कोरोना के जो वैक्सीन इजाद हुए हैं वो इन सब के लिए इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इशू ये है कि अभी ये पता करना है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर साइनोफार्म लग रहा है इस वक्त, और स्पुतनिक लग रही है रशियन की। तो जो साइनोफार्म है वो चाइना का है। वे दोनों इंजेक्शन जो हैं, दोनों वैक्सीन जो है वो 2 लग रहे हैं, 2 डोज लगते हैं इसके। प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर के मुल्कों में, इवन के इंडिया के अंदर भी ये हुआ है कि जिनको इंजेक्शन लग गए हैं, लगने के दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है उनको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये वैक्सीन जो है ये 2 लगने के बाद तीसरी नहीं लगेगी? अभी ये मालूम करना है, क्या 6 महीने के बाद दोबारा इसको लगेगा, या 1 साल के बाद लगेगा, या हर साल लगाना पड़ेगा? अभी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, अभी हमें अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे चाहूँगा, ये जो बात आप खुद भी फरमा रहे हैं, ये जो इब्हाम है कि क्या 2 डोज लगेंगे, क्या 1 डोज लगेगा? किसी वैक्सीन फाइजर का 1 डोज लग रहा है, स्पुतनिक के 2 लग रहे हैं, साइनोफार्म के 2 लग रहे हैं, एस्ट्राजेनेका खून जमा रही है, ये जो इब्हाम है, कई लोग ऐसे हैं जो मैंने खुद देखा है, सीनियर सिटीजन हैं, वो वैक्सीन लगवाने पर तैयार नहीं, वो इस पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फिर लगवानी पड़ जाएगी एक और जैसा आप खुद कह रहे हैं कि तीसरी। तो ये कब हमें कंफर्मेशन होगी, और ये कंफर्मेशन करेगा कौन? देखिए, जो रिसर्चर्स हैं और अभी जो ये पूरी दुनिया में ये वैक्सीन लग रहा है ना,
उसके बाद ही पता चल जाएगा। अब तो ये कोई किसी जानवर में ट्रायल नहीं हो रहा है, अब तो ये इंसानों में ट्रायल हो रहा है। जब आपको याद होगा कि साइनोफार्म जब लगना शुरू हुआ था तो दूसरे दिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हुआ था पहले में, तो दूसरे तीसरे दिन मना हो गया था कि 60 साल से ज्यादा उम्र के डॉक्टरों को या हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं लगेगा, जिसके बाद बहुत कंफ्यूजन पैदा हुई। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसका डाटा मौजूद नहीं था, क्योंकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पे ये वैक्सीन ट्रायल नहीं हुई थी। फिर बाद में चूंकि ये यूएई में और दूसरी जगहों पे इसकी बहुत तेजी से इसको लगाया गया, लोगों में महीना 2 महीने के बाद पता लगा कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारी चीज़ें कंफर्मेशन नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की और ज़रूरत है। वैक्सीन जो लग रही है वो दुरुस्त वैक्सीन है और जिन्हें लग रही है उन्हें लगवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पीएमए हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। कोशिश की आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करें, उसमें कोरोना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस पर बात कर ली। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।